अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। प्रोग्राम का चूँकि हफ्ते का आखिरी रोज़ है और फ्राइडे को हम आपको यूजुअली जुम्मा मुबारक भी कहते हैं और बहुत सी दुआएं भी, लेकिन इस वक्त पूरी कौम जो है वो दुआएं कर रही है और दुआओं की ज़रूरत हमारी टीम को पाकिस्तानी टीम के लिए। दोबारा से आप उसी रूटीन ट्रैक पर वापस चले जाएं जैसे वर्ल्ड कप में आप छोड़ कर आए थे। जुम्मे की नमाज जैसे ही होगी, इज्तिमाई तौर पर सारे मिलके दुआ करें कि शायद हमारे शाहीन दुआएं रंग ले आएँ और वो कुछ परफॉर्म कर दें। हमारे बॉलर जितनी बुरी तरह कल नाकाम हुए हैं पर्थ में, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज़ है, बता दो हम कल भी आपको चुके थे। वैसे ना हमारे लिए या मेरे लिए हैरत की चीज़ ये होती कि हमारे बॉलर्स बड़ी कुछ तबाहकुन बॉलिंग करते और पूरी ऑस्ट्रेलियन विकेट को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को उड़ा के रख देते। ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था। मुझे तो ये आइडिया था कि ऐसा होगा, तो मेरी तो उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। आप बताएं, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं कि नहीं? हम ये जो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं ना, ये 71 साल की अगर आप टेस्ट सीरीज़ को या क्रिकेट को निकालें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई पहली टीम नहीं है जो कि आपकी उम्मीदों पर इस तरह से पूरी उतरी है। हम तकरीबन 69 मैचेस जो हुए हैं, टेस्ट मैचेस की सिर्फ बात करें, जिनमें से 35 ऑस्ट्रेलिया जीता है। सिर्फ जो है 15 मैचेस हमने जीते हैं, 20 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। 34 मैचेस कब जीते थे? हम जीते थे जावेद मियांदाद के टाइम पे। जावेद मियांदाद सबसे ज्यादा पहले की बात है जब जीते थे। हाँ। उसके बाद से तो मुसलसल एक सीरीज है हमारे हारने की, लेकिन कल उसी सीरीज की कंटिन्यूटी थी, हम तो यही कहेंगे। बट अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है आज हमारे बॉलर्स हैं अच्छा खेलें। 3 आउट हुए हैं और जनाब अब तक जो कल की बैटिंग हुई है उसमें 248 रन बनाए हैं। और इस वक्त अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया की आज की भी, तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने 463 रन बनाए हैं और 7 खिलाड़ी अब तक ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके हैं। 463 रन स्कोर हो चुके हैं और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अभी तो ये पहली इनिंग्स है। अभी हमने 463 रन का टारगेट ये हमने अचीव करना है। उसके बाद हमने विनिंग के लिए उनको सेकेंड इनिंग्स में खेलने के लिए एक दूसरा टारगेट देना है। इसके 463 के प्लस उसके ऊपर कुछ देना है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसको चेस करेगा, वो अपना एक टारगेट स्कोर करेगा, फिर हमारी सेकेंड इनिंग आएगी और उसके बाद मतलब कितने मौके दे कुदरत, आपको कितने मौके दे, कहीं तो परफॉर्म करे। लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं हमें भी खुश होने का मौका दें। अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अहमद साहब, क्या देख रहे हैं आप मैच को? 463 रन हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के। हमारी तो सबसे पहले बॉलिंग का सर ज़रा आप बताइएगा ना, ये इतनी नाकिस बॉलिंग जो हमने की है, नो डाउट नसीम शाह की हमें कमी फील हुई है, तो क्या बैकअप में हमारे पास कोई भी ऐसा बॉलर ही नहीं है? एक टीम का बंदा हमारा इंजर्ड होता है या टीम से बाहर होता है और पूरी हमारी उस डिपार्टमेंट में बॉलिंग, अगर बॉलर आउट हो तो बॉलर की सारी वो हम देखते हैं कि नाकामियां सामने आ जाती हैं। कोई एक आधा फॉर्म वाला बैट्समैन आउट हो जाए टीम से तो पूरी टीम उस पर रिलाई कर रही होती है हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं एग्री करूंगा आपकी बातों से कि एक ही इंडिविजुअल पे हम रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का मसला बड़ा पुराना है, कोई नहीं आज नहीं हो गया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमेशा से रूट कॉज को हम देखते हैं और पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं कहूँगा, और थिंक टैंक पाकिस्तान का जो है थिंक टैंक इसलिए कि हम नेबरिंग कंट्रीज को देख लें कि वो प्लेयर को ग्रूम किस तरह करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट के लिए। ये नहीं कि एक ही फॉर्मेट के लिए या तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में सूटेबल होगा ज्यादा, और फिर उसको उसके हिसाब से उसको ग्रूम किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख ले, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कहूँगा कि आमिर जमाल पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो T20 की प्रोडक्ट, लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है। अब आपको एक ऐसे खिलाड़ी में पोटेंशियल नजर आ जाए तो आपको एक तो बैक करना पड़ता है, उसके कुछ बुरे दिन भी होंगे, अच्छे भी दिन होंगे, लेकिन उसको लॉन्गर रन देना। क्या होता है कि एक सीरीज खिलाने से फिर वो प्लेयर कहाँ चला गया हमें नहीं पता होता। ऑस्ट्रेलिया ने जो कर दिया है हमारे साथ, वो बहुत ही मैं कहूँगा कि मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, लास्ट 14 सीरीज पाकिस्तान फेल्ड टू विन अ सिंगल टेस्ट मैच, इवन ड्रॉ भी नहीं कर पाया। क्लीन स्वीप वाइट वॉश करता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उसकी वजह क्या है कि पहली टॉस जीत के लिए इतना बड़ा टोटल जितना अभी और
और उसके बाद या 30 जितने भी रन मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया अब क्या करता है कि दूसरी टीम को उतने टोटल में 2 मरतबा आउट कर देता है, ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान के बॉलर्स इनडिसिप्लिन बॉलिंग की, जो बॉल आपने सही जगह पे किए, सही लाइन और लेंथ पे बॉल किए, वहां आपको नजर आया कि बैट्समैन फेल टू स्कोर रन, स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। नंबर ऑफ बाउंड्रीज हमने बेतहाशा दी। इतनी इनडिसिप्लिन बॉलिंग है कि अगर आप पूरी ऑस्ट्रेलिया की अब तक की इनिंग देख लें तो 53 फोर्स, 53 चौके लग चुके हैं, 5 छक्के लग चुके हैं। डेविड वार्नर की इनिंग की बात कर लें, हिज 26 सेंचुरी, 6th अगेंस्ट पाकिस्तान, 90 की एवरेज है अगेंस्ट पाकिस्तान डेविड वार्नर की। तो उनको ये पाकिस्तान की बॉलिंग सूट करती है कि बॉलर जो है वो फ्री भी देते हैं कि प्रेशर ही नहीं बिल्ड करते। प्रेशर वो बॉलर को बॉलिंग करनी होती है इन टैंडम, दोनों एंड से आपको प्रेशर को बिल्ड करना होता है। हमारे बॉलर क्या गए, एक बॉल जिसमें हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, एक आध बॉल ओवर में ठीक करते हैं, बाकी 5 बॉल लूज कर देते हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि पाकिस्तान के नए बॉल का इस्तेमाल नहीं कर सके। पर्थ की पिच जो कि फास्ट बॉलर्स को सूट करती है, अच्छा वहां पे हमारे किस लेवल हमारे पे जो बॉलर्स, अब स्पेसिफिक अगर बात करें, जितने भी बॉलर्स हैं, क्या उन सबको नई गेंद से खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? क्योंकि ये बॉलर्स की वजह, चाहे एक फील्डिंग भी फैक्टर रहा है कि 463 रन्स बन गए हैं और आज सेकंड डे है, तो क्या हमारे बॉलर्स के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि नई गेंद के साथ कैसे खेला जाएगा? सिर्फ एक जो नसीम शाह है, क्या उन्हीं के पास ट्रेनिंग थी? और नेवरदलेस कि अगर नसीम शाह होते भी तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंडर्स कर सकते थे वो, जब पूरी टीम का ये हाल है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने अरसे से इतने हाई प्रोफाइल बॉलिंग कोचेज, बैटिंग कोचेज, और आउटपुट जब देखा जाए तो आपको नहीं नजर आता। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन क्या है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में यहाँ से जो सब कॉन्टिनेंट से जो भी प्लेयर जाता है वो जाकर ये सोचता है कि यार बड़ी तेज पिचेज होंगी और उसको अगर हमने शॉर्ट पिच बॉल की तो बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। देखिए, आप उनको उनकी कंडीशन में खेलने जा रहे हैं, वो यूज टू हैं, उन्हें पता है कि कितनी पेस के साथ पुल करना है, हुक करना है। अभी मिचेल मार्श खड़े हुए क्रीज पे और नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखिए, 13 चौके लगा चुके हैं। उनका पुल और हुक बहुत अच्छा है, कट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उन पे क्या वर्क करके गए थे हमारी टीम कि इस बैट्समैन को कहाँ हमने उसकी मर्जी से बॉल करना है, जहां वो आसानी से रन बनाता है, या उसको कहीं ना कहीं उसको उसके टेम्परामेंट के साथ खेलना है, उसको चोक करना है ताकि वो फ्रस्ट्रेट हो और एक्सपेंसिव शॉट खेले। वही डेविड वार्नर की बात कर लें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों अगर आपकी नहीं प्रॉपर सपोर्ट करेगी एक दूसरे को तो यही होगा। 21 के स्कोर पे हमने उस्मान ख्वाजा का कैच छोड़ दिया। ओपनर 126 रन की पार्टनरशिप कर गए। वो अगर 70 पे आपको पहली विकेट मिल जाती तो शायद उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता। फिर डेविड वार्नर की बात कर ले, 104 के स्कोर पे उनका मैं कहूंगा कि सिंपल क्या था, खुरम शहजाद को करना चाहिए था, वो नहीं कर सके। फिर 50 की विकेट देख लें, स्टंप होना चाहिए था और डेविड वार्नर को सलमान की वो नहीं कर। तो इस तरह आप देंगे एक बैट्समैन जिसका रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के बहुत हैवी रन्स करता है, 90 की एवरेज है, कोई कम नहीं है। 6 सेंचुरीज उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई, जिनसे 5 ऑस्ट्रेलिया में बनाई है। तो उन्हें पाकिस्तान की बॉलिंग का आइडिया है भरपूर। हमने क्या तैयारी की थी, सबसे बड़ी बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं और अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। हमारे पास के इतने जो है, मुझे अफसोस ये होता है कि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं, वो आकर क्या समझाते हैं। उमर को अभी इतने एक्सपीरियंस नई लेजेंड मैं कहूंगा कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, मैं इनसे चाहता हूं कि ये आकर बताएं कि यार ये लेंथ है बॉल करने की। अभी वसीम अकरम वहां कमेंट्री कर रहे हैं कि एंड ऑफ डे, कल डे 1 पे मैंने शाहीन से बात की, मैंने आमिर जमाल से बात की। आप थोड़ा और इनको बता सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हर जगह आप अगर पैसे कोई चक्कर में रहेंगे कि मुझे यहाँ से क्या फायदा होगा, आप इस कंट्री के लिए खेले हैं, आपको इस कंट्री ने हीरो बनाया है, तो आप उसको पे बैक भी करें। कहीं ना कहीं बगैर पैसे की भी खिदमत कर ली जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा सर, बॉलिंग की तो आपने बात कर ली है, बैटिंग लाइन को आप हमारी अहमद साहब कहाँ रेट करेंगे? सरफराज रिजवान को रिप्लेस किया गया है, सरफराज को उनकी जगह अब समझते हैं ये भी ठीक फैसला है रिजवान को रिप्लेस करने का? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने हर टूर पे होता है ना कि होम साइड अपना एडवांटेज लेता है। मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे होंगे कि वो डिसअपॉइंटेड है ऐसी स्लो पिच। ये उनकी प्लानिंग है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि आपको पर्थ में जो टेस्ट मैच खेलना है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पिच पे आपको प्रैक्टिस करवाएगी कि आपको आइडिया ही ना कितना बाउंस होगा। आपको हमारे कैप्टन हमने बनाई, डबल सेंचुरी स्कोर की, अनबीटन शान मसूद ने स्कोर किया, बाबर आजम ने 40 किया। मतलब इस तरह आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, हमारे बैट्समैन अभी नजर आएगा आपको इस टेस्ट मैच में। अगर तो बहुत अच्छा खेलते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन मुझे जो पता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का है, वो ये है कि वो
एक सर्टेन लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हैं। ग्रेट ग्लेन मैकग्रा को देख लें, जॉश हेजलवुड, वो एक उसी लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं और उसको सपोर्ट करेंगे उनके दोनों। अब डिफरेंस क्या है दोनों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप का? ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास पेस है, बॉलिंग एट अराउंड 145 टू 150 kph। हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की आपने पेस देखा, बहुत नीचे आ गए 130। एक और ऑलराउंडर फहीम अशरफ की बात की जाए, 17 ओवर करवाए और 17 ओवर में 15 चौके। बहुत ये रेशियो बहुत ज्यादा है कि आपने इतने फ्रीबीज दिए। आखिरी ओवर जब उनको चेंज किया गया उस ओवर में उन्होंने 4 चौके खा लिए थे। तो क्या नजर आ रहा था? फील्ड प्लेसिंग भी नहीं नजर आ रही। कैप्टन एक पे आराम से खड़े हैं कि भाई अगर आपको बॉलर स्लिप में फील्ड पे कैच नहीं आ रहा तो कम से कम रन्स तो रोके जा सकते हैं। ये तो नहीं कि बेशक रन बन रहे हैं हम अपनी 4 स्लिप के ही साथ रखेंगे। आपके बॉलर ऐसा बॉल ही नहीं कर रहे कि स्लिप पे बॉल लगे, वो आधी पिच पे बॉल कर रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, वहां से कैसे स्लिप में बॉल लग सकता है, कैसे कैच निकल सकता है? तो ये गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए, इन तमाम प्लेयर्स के लिए, कि ये तो चले पर्थ टेस्ट मैच है, इसके बाद मेलबर्न में है, फिर सिडनी में है। ऑस्ट्रेलिया की देखिए हर टीम क्या तैयारी करती है। हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारी प्रिपरेशन कर ली, तो हमें किसी ने मना किया था कि हम ऑस्ट्रेलियन टूर पे जा रहे हैं, साल से पहले हमें पता था। हमने क्यों नहीं तैयारी की उन कंडीशंस पे, उनके प्लेयर्स के ऊपर वर्कआउट क्यों नहीं किया? सोचने की बात यह है कि जैसे पहले स्पिनर्स थे, हमारे पास ऐसे स्पिनर्स है ही नहीं, ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस ही नहीं किया जा रहा। बस पीएसएल से जो लोग मिल जाते हैं, हमें लगता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बस यही टैलेंट है, और वो अच्छा भी है कि हमें अच्छा टैलेंट पीएसएल में आया भी है। लेकिन फास्ट बॉलिंग की तरफ स्पिनर्स में हमारे पास कोई इतना खास टैलेंट नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, स्पिनर्स में टैलेंट नहीं है। एक इमर्जिंग में है सुफियान, उनको अगर ग्रूम किया जाए, वही कहते हैं ना, आप आइडेंटिफाई करें को, उसके पोटेंशियल को, फिर पाकिस्तान का बड़ा होना चाहिए। तो पाकिस्तान की खिलाएं, पाकिस्तान जो दूसरी टीम्स आती हैं, बायलैटरल सीरीज 8 टीम्स की होती है, वहां उसको मैक्सिमम चांस देते हैं। और फिर जो रोटेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, हम अपने पेज को सेक्रीफाइस करें और इन पेज को इंटरनेशनल क्रिकेट का जब ये खेलेंगे तो इन्हें पता चलेगा। अदरवाइज वो गैप रह जाता है डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। एलियन कंडीशन नजर आती है जब हमारे जूनियर प्लेयर्स आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उससे लगता है कि कंडीशन से यूज टू नहीं है, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो हमें यंगस्टर्स को जब आइडेंटिफाई कर ले, एक तो पाकिस्तान सुपर लीग को तो बिल्कुल साइड पे कर दे। रूट कॉज दुनिया है कि T20 कर रही है लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, या तो आपके पास प्लेयर्स इतने ज्यादा हो कि आप कहेंगे जी ये सेट ऑफ प्लेयर्स जो है ये T20 खेलेंगे और ये जो है ये लॉन्गर फॉर्मेट के हैं। तो प्रॉपर टेक्निक, स्किल्स, टेम्परामेंट, टेस्ट मैच नाम किसका है कि आपके टेम्परामेंट, आपके स्किल्स, आपकी टेक्निक का स्टेप, इन सारी चीजों का टेस्ट होता है। एक बॉलर एक दिन में 25 ओवर करवाएगा, तो क्या उसकी बॉडी इसको सपोर्ट कर पाएगी? अब शाहीन शाह अफरीदी को देखें, वो क्यों कम हो गई है, उनकी पेस इतना नीचे क्यों आ गई है? फटीग है, उनका स्टेमिना नहीं, उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं। सर उसकी एक वजह तो मुझे लगता है क्योंकि शाहीन अफरीदी की शादी हुई है नई, तो उसके बाद आपको पता है बड़े मसले मसाइल होते हैं खिलाड़ियों के, तो उनकी वो तवज्जो नहीं रही होगी। मुझे तो उनकी पेस कम आने की अहमद साहब वजह ये नजर आती है। चले, आप शादी को बेचारी जो लड़की आई है उसको कसूरवार कह दें। लड़की को नहीं कसूरवार कह रहा, लड़की को कसूरवार नहीं कह रहा, ये गलत बात है। मैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ। शादी हुई है तो मतलब उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो जो उसका डाइवर्ट हुआ है अटेंशन, उसकी वजह यही है ना। डिलीवर करना है, ये नहीं है कि हम एक शादी का बहाना करके कह दें कि जी हमारी पेस डाउन हो गई है। आपको अगर खेलना है पाकिस्तान के लिए, नहीं तो पीछे और बड़े प्लेयर आ रहे हैं, अब जगह ले लेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अभी जो टीम अनाउंस हुई है उसमें नसीम शाह के बाकी 2 भाई भी उस टीम के अंदर आ गए हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि प्लेयर्स, फास्ट बॉलर्स तो हम हमेशा से प्रोड्यूस करते हैं, हमें इशू आता है बैटिंग का। तो ये जो बैटिंग लाइनअप है, जिसको शान मसूद ऑब्वियसली ओपन करेंगे, इमामुल हक है, फिर अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम, ये 4 बड़े मुझे सॉलिड प्लेयर नजर आते हैं। उसके बाद आप बात कर लें, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील है, देन सरफराज अहमद, तो पाकिस्तान और एक ऑलराउंडर फहीम अशरफ के साथ 8 बैटिंग ऑप्शन के साथ जा रहा है। ये कहूंगा कि पाकिस्तान की, मैं कहूंगा थोड़ी सी वो एग्रेसिव अप्रोच नहीं है। आप डिफेंसिव अप्रोच पे चले गए कि हम बैटिंग को डीप कर लेंगे, बजाय कि यहाँ आप फहीम अशरफ की जगह मीर हमजा या हसन अली जेन्युइन फास्ट बॉलर को अप्रोच में ये रीडिंग है कॉम्पिटिशन क्या है पूरे ओवर 90 ओवर, तो हमारे 90 ओवर करने के लिए रोटेट करेंगे अपने बॉलर्स को और फ्रेश रखेंगे सेकंड स्पेल के लिए। सारी चीजें हैं, ये रॉकेट साइंस मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं है, ये प्लेयर खेल रहे हैं क्रिकेट और इनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ बैठा है। पहले टेस्ट में आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, ये बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। मतलब
इट्स गुड कि हमने एक तो कॉन्फिडेंस दिया नए बॉयज़ को, उनको लेकर गए जहाँ इतनी हम बुराइयां कर रहे हैं। देखें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे इतने रन्स दे के किया है, लेकिन उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अप्रिशिएट बिल्कुल कर रहे हैं। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बिल्कुल उसको दाद देनी पड़ेगी क्योंकि एक प्लेयर जिसको हम नहीं समझते थे कि वो पहला टेस्ट मैच ही खेलेगा, उसको खिलाया गया ये टेस्ट मैच। पहले स्पेल में पेस देखिए, हमने नजर आया कि आमिर जमाल जोर लगा के, आपको रनअप से पता चल जाता है कि एक बॉलर रिदम में है और वो जोर लगा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी जब से उनका वो घुटने का ऑपरेशन हुआ है आपके साथ ही कह रहे थे कि उनकी शादी, जब से उनके घुटने का घुटने की ऑपरेशन हुआ वजह भी है। है तो वो थोड़ा रिलेक्टेंट है जोर लगाने पे। जब आप क्रीज पे आके लैंड करते हैं ना, तो पूरा बॉडी का वेट आपके नीज पे पड़ रहा होता है, आपके एंकल्स पे और आपकी बैक पे पड़ रहा होता है। तो वो शायद उनके बैक ऑफ द माइंड में हो कि कहीं इंजरी दोबारा से ना हो जाए, तो अपने आप को बचा के वो बॉल करने की कोशिश करें। तो वही कहा जाता है कि आपको वेट करना चाहिए, जब तक आप फुली फिट ना हो जाए तब तक आप वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिलैक्स कोई नहीं होने देगा, आपसे हमेशा परफॉर्मेंस मांगी जाएगी। आपने ये अगर करना था तो आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते, आप नेट में जाते, अपने आप को वहां पे प्रॉपर ट्रेन करते और फुली फिट होके पाकिस्तान टीम में आते। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अहमद हमाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। चले अभी भी टाइम है, अभी भी हमारी अब बैटिंग आनी है, तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। लाजमी नहीं है कि अगर हमारी बॉलिंग बुरी हुई है तो बैटिंग भी हमारी बुरी होगी। Exactly. अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। वो पता चल जाएगा कि हम कैसी बैटिंग भी करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमें जाना है ब्रेक पे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, लेकिन शायद इतने मसाइल हैं कि बेशुमार ऐसे मसले हैं कि जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। इस वक्त जो हर कुछ अरसे के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद हमें अद्वियात की किल्लत का मसला पैदा हो जाता है। जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो नापैद हो जाती हैं, और आजकल भी मार्केट में यही सूरत हाल चल रही है। मुझे ये नहीं समझ आती है, ये इससे पहले बाकायदा तौर पे नापैद होती हैं, मिलती नहीं हैं, और फिर जब मिलती हैं तो ब्लैक में मिलती हैं। तो हाँ। मुझे तो लगता है जानबूझकर ये बहरान पैदा किया जाता है Obviously. ताकि उसके बाद ब्लैक में मिलकर पैसा कमाया जाए। और लेकिन इसके ऊपर जुल्म ये है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है? है वो इसका काम है मेक श्योर करना, और वो गवर्नमेंट के साथ और ये मेडिकल स्टोर्स के साथ मिलकर काम कर रही होती है। फिर फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं वो ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली डॉक्टर्स को अप्रोच करती हैं कि अगर ये मार्केट में मेडिसिन नहीं है तो आप हमारी मेडिसिन जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसको इस वजह से ऐसा होता है कि समहाउ कुछ डॉक्टर्स भी इस पे मुलविस होते हैं। किसी भी मेडिसिन को शॉर्ट करने के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर लिख कर ही नहीं देते हैं, और जो देते हैं फिर वो कोई दूसरे फार्मूले के साथ, किसी नए ब्रांड के साथ होती है, वो उसको प्रेफर करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। हम रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसकी मेकिंग होती है। तो जब मुश्किलात आती हैं जब इंपोर्ट करने में, तो फिर होता यह है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वाले जो हैं वो हड़ताल कर देते हैं या हुकूमत के ऊपर इन्फ्लुएंस डालकर कि महंगी हमें मेडिसिन जो है वो बेचनी है, उसकी शॉर्टेज रोक देते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही कहती है आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लें, उसके बाद जो है वो महंगे दामों में वो मेडिसिन। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सर, ये क्या मामला है, हर थोड़े अरसे के बाद अद्वियात का नापैद हो जाना, और वो वाली अद्वियात जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, अब सर कैसे ही मुमकिन होता है? और ड्रैग बाकी जो मुतल्लिका इदारे हैं इससे मुतल्लिक, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो सर ये तो उनकी नेग्लिजेंस या उनकी नालायकी नहीं है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का मार्केट से गायब हो जाना और उसके बाद फिर ब्लैक में फरोख्त होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो मैं अभी जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, सेक्रेटरी जनरल था, और अभी मैं साबका हूँ, और अच्छा। दूसरी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यकीनन मैं इस पे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जो नाकामी है हुकूमत की, और एक इमरजेंसी की जो दवाइयाँ हैं वो 24 घंटे खासकर ER में मौजूद होनी चाहिए। और इसमें एक जो मैं बार बार बात एक करता हूँ कि देखिए, आप जो है
तमाम जो हमारे सरकारी लोग हैं, जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन सब से हम बार बार कहते रहे हैं कि इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में, खासकर जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री कर दें और वहाँ पे हर चीज़ मौजूद होना चाहिए। तो चाहे वो मार्केट में दवाइयाँ हों चाहे ना हों, आपके यहाँ ER में होना चाहिए। अभी होता ये है कि रास्ते से कोई एक्सीडेंट उठाकर ले जाते हैं ER में या कैजुअल्टी में, तो उसके जो आदमी ले जाता है वही फंसता है, उसको पर्ची लिख के दी जाती है, एक लिस्ट दवाइयों की और बहुत सारी चीज़ों की। तो वो बेचारा डरता है कि हम इसको उठा के क्यों हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर उसका ML कट जाता है, वो करते हैं जी आपकी गाड़ी से लगा है। लिहाजा होना ये चाहिए कि जब एक दफ़ा ER में पेशेंट आ जाए तो दवाइयाँ, उसके ऑपरेशन का सारा सिस्टम वो हॉस्पिटल का ER डिपार्टमेंट ही करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें किसी किस्म की कोई पर्ची या किसी किस्म की कोई दवा लिख के नहीं देनी चाहिए। खासकर जो लोग इमरजेंसी के अंदर, तो वही लोग जाते हैं जो कि वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको इमरजेंसी की जो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और वो इस तरह से ज़रूरत पड़ती है कि डॉक्टर हजरात वो लिख के देते हैं क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं होता, वहाँ दस्तयाब नहीं होता है, तो वो मार्केट में जाता है, वो नहीं मिलता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं जो लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर्स के हैं, बहुत सारे। हम इनको एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं या ये इमरजेंट है। अगर किसी आदमी को ब्लड प्रेशर की दवा जो वो खा रहा है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। सिमिलरली शुगर का मर्ज है, कैंसर की कुछ दवाइयाँ हैं, और ऐसी कोई दवा है जिसके लिए उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ जो है वो बार बार ये बात की जा रही है, पिछले मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से मुस्तकिल दवाइयों की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। अब कुछ दिन जब बढ़ जाता है उसके बाद फिर डिमांड होती है कि जी वो डॉलर बढ़ गया है या रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जी आप, जो हमारी सरकार है, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो फार्मा वालों के साथ बैठ के कोई ऐसा लाएअमल बनाएं जिससे कि उसमें टैक्स की कमी करें, जो आप डॉक्टर हजरात के साथ जो मामला तय करते हैं उसको ख़त्म करें। तो इस तरह से जो पैसे बचेंगे वो आप दवाइयों की कीमत बढ़ाने की बजाय उनकी कीमतें कम करेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। लेकिन ऐसा बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये इस तरह का सिस्टम होता ही नहीं है, बल्कि सोचा ही नहीं जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि जी हाँ, अगर हमें इसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई तो वो दवा हम बनाना छोड़ देंगे या उसकी जो रॉ मटेरियल है उसका मंगवाना हम छोड़ देंगे। बेशक मार्केट में अवेलेबल हो ना हो, लोगों को मुसीबत हो या ना हो, लोग मर रहे हो, किसी को कोई फिक्र है नहीं। असल में यही बात है ना डॉक्टर साहब, समटाइम ऐसा होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो ब्लैकमेल करती हैं गवर्नमेंट को, और समटाइम ऐसा होता है आवाज़ नहीं आ रही है सर, अब आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? डॉक्टर साहब से आवाज नहीं आ रही सर, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। मसला यही है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने तवज्जो दिलाई है। अब आ रही है आवाज। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल करें। हाँ, मैं ही आपसे पूछना चाह रही थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो खुद भी समटाइम ऐसे कामों में मुलविस होती हैं कि इन्फ्लुएंस डालकर ब्लैकमेल किया जाए। एंड सेकेंड, समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी ऐसे कुछ गठजोड़ देखने में आया है जिसमें वो एक मेडिसिन को खुद शॉर्टेज की तरफ करके फिर उसके अल्टरनेटिव पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके उसको प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर लिख देते हैं कि वो जो है उसको उसके मेडिसिन के अल्टरनेटिव पे ये इस्तेमाल करे, और उसमें कुछ पोर्शन डॉक्टर्स खुद भी रखते हैं। ये सब धंधा ही है ना? जी, आपका पूरा सवाल तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं मतलब समझ गया आपके सवाल का। देखिए, बात सारी इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। डॉक्टर्स तो एक ही दवा लिखता है, बदनाम इसी बात पे है कि जी वो दवा एक ही ब्रांड की लिखते हैं या जो भी है वो एक दवा लिखते हैं, वो मार्केट में मखसूस जगह पे मिलती है yes. और जगहों पे नहीं मिलती है, तो मेडिकल स्टोर वाला उसका सब्स्टिट्यूट दे देता है। अब वहां पर भी प्रॉब्लम है मेडिकल स्टोर पे कि वो जो सब्स्टिट्यूट दे रहा है वो क्यों दे रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो प्रॉब्लम सारा ये है कि एक पूरा सिस्टम खराब हुआ है और इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है
कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया में ये सिस्टम चलता है जो आप बता रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि एक होती है तालीम और एक होती है तरबियत। आपकी तरबियत यकीनन घर से होती है या आपके टीचर्स आपकी तरबियत करते हैं, लेकिन अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो फिर तो आप इस तरह का इखलाकी और गैर इखलाकी काम नहीं करेंगे, अनएथिकल काम नहीं करेंगे। ये इसकी आपकी तरबियत पे मुनसिर होता है। और लेकिन अगर आपकी तरबियत में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो फिर यकीनन आप इसके बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं। आपको पकड़ना या आपको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जरूर है कि इस पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और एक दूसरा इदारा हमारा एक आगा खान का एक यूनिट है जो कि इस पे काम कर रहा है। हम अपने तहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज हम देखते हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं सर, ये हर साल बड़े बड़े ट्रिप्स अरेंज करती हैं, डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड करती हैं, उनको अपने साथ बाहर के कंट्रीज में लेकर जाती हैं। तो सर ये जो प्रैक्टिस है ये भी कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि डॉक्टर्स को ओब्लाइज किया जाता है और उसके बाद वो अपने जो उनके मकासद होते हैं, मेडिसिन जो उनकी अपनी दी गई होती हैं, लाजमी नहीं है कि वो सारी मेडिसिन जाली होती हैं या गलत होती हैं, बट सर कहीं ना कहीं फिर डॉक्टर्स को भी तो उस पर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं, देखिए बात सारी ये है कि जहां बहुत जरूरत है वहां तो ठीक है। एक हमने आज से तकरीबन 10, 12 या 15 साल पुरानी बात है कि पीएमए ने एक बुकलेट शाया की थी जिसमें ये मेंशन किया गया था कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात आप बताएं, मैं बताना चाहता हूं कि उसके अंदर हमने ये बात की थी कि ठीक है, आप उस कोई पेन है, पेंसिल है, कोई लिखने का पैड है, इस तरह की चीजें तो आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर इंटरनेशनली कहीं पे पेपर पढ़ रहे हैं, आप वहां पे आपको इनवाइट किया गया है या आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ है और आपको इनवाइट किया गया कि वहां आके प्रेजेंटेशन करें, तो उसमें अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी की आप मदद लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इस तरह का कोई हमारा बुकलेट बना था, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है किसी जगह पे और उसको आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, स्पॉन्सर्स करा रहे हैं कोई 2-4 कंपनियां मिलके, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी कंपनी को हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उसकी दवाइयां लिखी जाएंगी या उसकी दवाइयां बेदरग लिखी जाएंगी जिसमें कोई ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी इंडिकेशन है भी कि नहीं है, उस मरीज को इसकी जरूरत है भी कि नहीं है, तो ये सब चीजें फिर गलत हो जाती हैं। और यकीनन मैं आपको बताऊं कि ये एक इंसानी फितरत है। जब आप मुझे कोई लालच देंगे कि आपको और आपकी फैमिली को हम एक टूर कराएंगे, एक सैर सपाटा कराएंगे और आप हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो इतना लिख दें या इतनी तादाद में इतने महीने तक लिख दें, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो आदमी जो है, वो डॉक्टर, वो चाहे कोई भी मरीज आ रहा होगा उनको वो दवा लिखता रहेगा, चाहे उसको इसकी दवा की जरूरत हो या ना हो, विच इज वेरी एब्सोल्युटली अनएथिकल और बड़ा जुल्म होता है मरीजों के ऊपर, मैं समझता हूँ। तो ये इसमें एक इखलाकियात का बड़ा अमल दखल है, इसमें तरबियत का बड़ा अमल दखल है कि हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ डॉक्टर इसलिए नहीं बने हैं कि हम मरीज का सिर्फ इलाज करें। हमें एक हमारी हिस्ट्री जब हम मरीज की लेते हैं तो उसमें एक पोर्शन आता है सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, यानी मरीज की वो सिचुएशन देखनी पड़ती है कि क्या ये जो मैंने 4-5 दवाइयां लिख दी हैं सीरीज से, तो वो दवाइयां ये ले भी सकती है या ले सकता है कि नहीं ले सकता। इतनी आपने जो बात की है ना, ये तो कोई सरकारी जो डॉक्टर्स है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, चलिए उनकी तो समझ आती है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ऐसे लोग आते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बैठने वाले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आने वाले हैं, और आपको पता है कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में ऐसे हॉस्पिटल्स प्राइवेट एक्सपेंसिव हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव, कि वहाँ पर 15-20 दिन अगर आप रहे हैं तो जो बिल बनेगा वो तकरीबन 15-15, 20-20 लाख रुपए आप बिल बन जाता है। तो वहाँ पर बैठने वाले डॉक्टर्स के लिए तो ये तरबियत और ये सोशो इकनॉमिक फैक्टर देखना, फिर उसके बाद कैसे हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनको इंटरनेशनल टूर ना करवाएं। हर डॉक्टर को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। कोई सरकारी में बैठा हुआ है वो तो चाहे इधर उधर घूम के पाकिस्तान में ही खुश हो जाएगा। जो ऐसे डॉक्टर्स हैं उनकी भी तो फिर डिमांड, और वो एक ये चीज़ फैक्टर है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को ऑब्लाइज कर रही हैं और अब तो ये बड़े खुलकर है। देखिए, ये जो है ना, ये जो आप बात कर रही हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, दुनिया में हर जगह है, हाँ, आप इसको रोक नहीं जी। सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुनिया में हर जगह है, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, इट्स एवरीवेयर, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा। अच्छा, आप जो बात कर रही हैं, बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं, इसके आज की बात नहीं है, इस टॉपिक पे बहुत अरसे से बात हो रही है और यही सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना, टिपिकल मेरा प्रॉब्लम और आपका भी प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने जो अच्छे अस्पताल की बात की है, अच्छे से मुराद ये कि जो पॉश हॉस्पिटल्स हैं, जो बहुत महंगे हॉस्पिटल की आपने बात की है, वहां तो वही लोग जाते हैं जिनके पास बहुत होता है, उनको फिक्र नहीं है। तो अगर वहां का बैठा हुआ डॉक्टर कुछ कर भी रहा होता है तो मरीजों के ऊपर कोई एज सच उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ये है कि वो आदमी जो कि मिडिल तबका का है, सफेद पोश है, उस बेचारे को अभी जो तनख्वाह मिलती है उसको अपना घर चलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसमें उसका बच्चा बीमार हो गया, उसकी बीवी बीमार हो गई, अब वो सरकारी अस्पताल गया तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं, दवा मिलती नहीं है, डॉक्टर्स मिलते हैं तो वो बात नहीं बनती है, तो मजबूरन बेचारा क्या करता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी नॉमिनल उसको पता लगता है कि ये थोड़ा अच्छा अस्पताल है, वहां जाता है और वहां पे जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो अगर ये इस तरह का काम करता है, महंगी दवा या 5-6 दवाओं की लिस्ट दे देता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। मैं उन मरीजों की बात कर रहा हूँ या उन अस्पतालों में या उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ कि जो के मुतवस्सित तबके के हैं, जो के एक मिडिल तबके के लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गरीब आदमी होता है, वो कहता है ठीक है जी, मैं एक सिंध में कैंप में जाता था तो ये जो सैलाब में उनके 14 बच्चे, 15 बच्चे होते थे, मैं कहता था भाई क्या इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो? तो वो कहते हैं कि जी बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि ये तो कुछ बच्चे तो मर जाते हैं। मैंने कहा कैसे मर जाते हैं? कहते बीमारी होती है, हम इलाज तो करा नहीं सकते, तो बच्चा मर जाता है, तो इसलिए हम 14, 15, 20 बच्चे पैदा करते हैं। तो आप इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आप सोचिए तो सही ना, कि एक गरीब आदमी मरने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, किस किस्म का ये बच्चे पैदा करते इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं और बेचारी वो औरत की अपनी सेहत का नुकसान बन जाए। लेकिन दूसरी चीज सर ये भी है ना कि हम ये देखते हैं कि अब जिस तरीके से सर दुनिया में तो ये डॉक्टर साहब तस्वुर ही नहीं है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वही नापैद हो जाए या ब्लैक में मिलने लगे। तो सर जिस तरह आपकी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है या डिफरेंट एसोसिएशन हैं डॉक्टर्स की, सर हमने ये भी देखा है कि पैरामेडिकल स्टाफ हो या यंग डॉक्टर्स को हमने गुज़िश्ता अरसे में देखा कि जब अपने मुतालिबात की बात आती है तो ओपीडीज़ भी बंद कर दी जाती हैं, एमरजेंसीज भी इवन बाज़ दफ़ा बंद की गई हैं और बड़ी शद्दोमत के साथ वैलिड मुतालिबात हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन सर जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है या जाली मेडिसिन हो, कुछ इस तरह के मामला हो जिनका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से होता है, तो सर क्या उस पर भी उसी ताकत और उसी शद्दोमत के साथ आवाज़ उठाना नहीं बनता जिस तरह वो अपने मुतालिबात के लिए आवाज़ उठाते हैं? एसोसिएशंस का इसमें क्या रोल होता है सर? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कभी भी मरीज को इलाज से नहीं रोका। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो उन्होंने हड़ताल कर दी है, मरीज नहीं देख रहे हैं। ये आप याद कर लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, पीएमए ने कभी स्ट्राइक इस तरह की नहीं की है कि मरीज को नहीं देख रहे, ऐसा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि कभी भी वो रोड पे आके अपने किसी चीज के लिए के रोड ब्लॉक कर दिया और हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है या डॉक्टरों का ये इशू है, बहुत इशू है, और इसी वजह से हम थोड़ा सा बदनाम भी हैं कि पीएमए हमारे लिए क्या करती है। लेकिन देखिए, हम ये समझते हैं कि ये सब चीजें गलत हैं। अगर हम मरीज के कॉस्ट पे हम अपनी बातें मनवा रहे हैं, चाहे वो उनकी ही बातें क्यों ना हो, तो हम मरीज को नहीं देखते हैं तो हम डॉक्टर नहीं कहलाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बुनियादी पॉइंट तो ये है कि जब हम मरीज देखने को मना कर देते हैं, देन आई एम नॉट कॉल्ड एज ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर ही नहीं हूं भाई, मैं मरीज मना कर रहा हूं देखने के लिए, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरी बात यह है कि अभी हमारा जो मेरी जगह पे सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर शोरो साहब आए, उन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले एक प्रेस रिलीज जारी भी किया था जब दवाओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं। उस पे एहतजाज किए,
हमारा काम यही होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम इनसे मिलते हैं, हम इनको लेटर लिखते हैं, प्रेस रिलीज भेजते हैं कि भाई खुदारा ये काम करें। हाँ, बहुत ज्यादा होता है, हम लोग इनको समझाते हैं कि हम मजबूर हो जाएंगे, हमें मजबूर ना करें कि हम ऐसा अच्छा, ऐसा बाय लॉज काम क्या करें। कहते हैं हमारे गवर्नमेंट के या एसोसिएशन के अगर कोई इस तरह से जानबूझ के शॉर्टेज करता है तो कवानीन क्या कहते हैं कि उसको सज़ा हो सकती है, किस तरीके से और कितनी सज़ा हो सकती है? क्या डॉक्टर्स को हो सकती है या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हो सकती है या मेडिकल स्टोर्स को हो सकती है जो कि ब्लैक में फिर मेडिसिन जो है वो देते हैं, फरोख्त करते हैं? देखिए, अगर कोई ब्लैक में कोई दवा बेच रहा है उसकी सजा तो है, पकड़ा अगर गया, या काउंटरफीट दवाइयां हैं या फेक दवाइयां या जाली अद्वियात को कोई बेच रहा है तो उसकी तो पकड़ है, उसकी सजा है। लेकिन शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स जो है कि दवा मिल नहीं रही है, इसकी शॉर्टेज तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसका एक जवाब देती हैं कि जी हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, इसलिए ये दवा हम नहीं बना पा रहे हैं। तो दवा की कीमत जब तक बढ़ेगी नहीं, हम कैसे बनाएंगे, हमारा पूरा नहीं होता है। तो इसकी कोई सजा या उसकी पकड़ धकड़ का तो मसला ही नहीं है ना। बार बार हम यही जवाब सुनते हैं, जब भी हमने डिमांड की है कुछ इस किस्म की तो इसका जवाब यही आता है, बाई लॉज के अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत की जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका काम है कि वो बहुत सख्ती से निपट सकते हैं, वो उनको चाहिए कि इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं कि दवा की शॉर्टेज किसी सूरत पे नहीं होनी तो चाहिए। ये सब कुछ डॉक्टर साहब ड्रैप का काम नहीं है क्या? ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि देखिए, जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जब किसी कंपनी को दवा रजिस्टर्ड करती है तो उसके बाद रजिस्टर करने के बाद सपोज एक पैरासीटामोल किसी कंपनी ने दरखास्त दी कि हम ये बनाना चाहते हैं, किसी भी नाम से ABC के नाम से बनाना चाहते हैं, आपने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको दे दी इजाजत। उसके बाद ड्रैप उसको चेक नहीं करती है कि क्या वही नाम से दवा बना रहा है या किसी और नाम से वो कंपनी बना रही है। तो हमने बारहा डिमांड की है कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप ड्रग को रेगुलेट करते हैं या रजिस्टर्ड करते हैं तो उसके अंदर एक कानून बना के उसमें लिखे जुमला, एक लाइन लिखे कि अगर आपने इस दवा की शॉर्टेज की तो आपके ऊपर इतना फाइन होगा, आपकी कंपनी बंद करने का इख्तियार होगा हमें। ये सारी बातें करें ना उसके अंदर, तो आप फिर देखें कि कौन कंपनी आपकी दवा बंद करती है प्रॉपर तरीके से। देखिए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि where there is a will there is a way। हमारी किसी हुकूमत के पास विल नहीं है। जिस दिन विल होगा तो आप यकीन करें कि जो हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम, हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, जो सेहत का निजाम है, वो सारी और प्रॉब्लम्स हैं सेहत के कि एक आम आदमी तो बेचारा मजबूर हो गया है कि वो कैसे इलाज कराए अपने बीवी बच्चों का। बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, जहां इतनी महंगाई और जगहों पे है, वहां दवा खरीदना, दवा के लिए जुस्तजू करना है, एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर, तीसरे मेडिकल स्टोर, दवा नहीं मिल रही है। अब उस आदमी की हालत सोचें कि अगर उसकी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, बुखार बहुत तेज है और मैंने कोई दवा लिखी है, वो दवा मिल नहीं रही है, उस आदमी का क्या असर होगा कि वो एक स्टोर से दूसरे तीसरे स्टोर जाता है, उसको दवा नहीं मिलती है और वो ये सोचने पे मजबूर होगा कि यार ये दवा मैं नहीं लूंगा तो मेरी बच्ची मर ना जाए। तो ये बहुत सीरियस इशू है। मैं आपकी तवज्जो से, सरकार से, हुकूमत से, जो इसके जिम्मेदारान हैं, उनसे दरखास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि खुदारा दवा की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे। हर तरह की दवा, खासकर जो ऐसी दवाइयां हैं जिसके कि मरीज उसको लेने पे मजबूर होता है और अगर नहीं लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसको मौत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी दवा हुकूमत पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान लोग हैं उसको इंश्योर कराएं कि वो अवेलेबल हो, वो दस्तयाब हो और फ्रीली दस्तयाब हो। ये ना हो कि वो 10 मेडिकल स्टोर पे चक्कर लगाने के बाद उसको कि फ्रीली दस्तयाब हो, सबके लिए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल डिस्कशन हुई, बहुत से अच्छी चीज़ें भी इसमें हमने डिस्कस की, लेकिन जहाँ पे एक हमारा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक ऐसा हिपोक्रेटिक सा एक रोल है सोसाइटी के अंदर। बाकी बात ठीक है, ड्रैप जब किसी को परमिशन देता है कि आप ये मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं या मेकिंग कर सकते हैं, उसके बायलॉज के अंदर एंटर किया जाए, लिखा जाए कि अगर आपने शॉर्टेज की तो आपको इतना फाइन हो सकता है, ताकि अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो फिर उसको रेगुलेट करे
कि ये जो हो अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके नुकसानात ये कॉन्सिक्वेंसेस ये हो मुझे सकते लगता है हैं। कि पेशेंट्स का ना कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं, टीचर्स की हैं, क्लर्क्स की हैं, हर शोबे की एसोसिएशंस हैं जो कि अपने मुतालिबात के लिए आवाज़ उठाती हैं। ये पेशेंट्स बेचारे पहले ही अस्पतालों के चक्कर खा रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है पेशेंट्स की भी कोई एक एसोसिएशन होनी चाहिए है ताकि इनकी भी कोई आवाज़ उठाए, इनकी भी कोई बात सुने, वरना ये बेचारे तो दोहरी अजियत का शिकार होते हैं। एक तो पहले वो अपनी जान से जा रहे होते हैं, हालत ख़राब होती है, मेडिसिन नहीं मिल रही होती हैं, फिर दूसरा जाली अद्वियात, फिर डॉक्टर्स के रवैये, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, पूरी दुनिया में ज़बान जो होती है वो आपके कल्चर की पहचान होती है। ज़बान आपका तारुफ होती है, आपका हवाला होती है, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि ग्रेजुअल अमल है, ये एक इर्तकाई अमल है। हर चंद रेडियस के बाद ज़बान भी चेंज होती है, कल्चर भी चेंज होता है, और बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं जो साल हाँ साल से अपनी तहज़ीबों की पहचान है, तहज़ीबों की रवायात बनी हुई हैं। लेकिन हम जिस सूबे में रहते हैं, सूबा पंजाब, पंजाबी ज़बान हर घर में बोली जाती है, मादरी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़बान है, और पूरी दुनिया में जो आपकी मादरी ज़बान होती है ना, उस पर आपको फ़ख्र होता है, नेटिव लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, और अपनी नेटिव लैंग्वेज से ही आप पहचाने जाते हैं। माँ बोली भी कहते हैं ना। आप देखिए, सिंधी इतनी जरूर। खूबसूरत है, बलूची इतनी मीठी ज़बान है, फिर हमारी पश्तो ज़बान इतनी मीठी है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं। अच्छा, पंजाबी के अंदर भी बहुत से लहजे हैं, पोटोहारी है, कुछ दूसरे लहजे हैं। कुछ ज़बानें जब अपना कल्चर जब इंसान भुला देता है ना, तो वो मादूम होती जाती है, उनको बोलने वाला अच्छा, बाकी दूसरी रहता चीज़ ये नहीं भी है ना कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की तारीख उठा लें, किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की की है तो उन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की है। चाइनीज़ में तरक्की की है। हम बाहर के ममालिक में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, फ्रेंच है तो वो फ्रेंच बोलते हैं, उनको इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता है। फ्रेंच ने फ्रेंच बोलनी है, फिर जो नॉर्वे के रहने वाले उन्हें नॉर्वेजन बोलनी है, टर्किश लोग टर्किश ही बोलते हैं। हमारे यहाँ ना ज़बानों को लेकर हम शायद एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए हैं, ये एहसास कमतरी है। हम अपनी ज़बान पर फ़ख्र करने की बजाय शायद इंग्लिश के जब तक 4 जुमले ना बोलें तो पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता। हमारा एक ये साइकोलॉजिकल एक मैटर बन चुका है। Exactly. और पंजाबी ज़बान इसी वजह से मादूम होने का खदशा है। पंजाबी ज़बान मादूम हो रही है, लेकिन अपनी ज़बान पर फ़ख्र करने वाले अभी भी मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़बान से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और आलमी सतह पर भी वो अपनी ज़बान को उजागर करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही रोज़ बाद लाहौर में इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र पी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हम ये देख रहे हैं कि आपका भी बड़ा अहम किरदार है। फिर अहमद रज़ा साहब भी सोशल वर्कर, ये भी पंजाबी ज़बान की तरवीज के लिए, इसकी पंजाबी ज़बान को बढ़ाने के लिए ये भी मौजूद हैं हमारे साथ। सुरेंद्र साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपनी ज़बान को छोड़कर फिर उसमें तरक्की की हो। हम लोग अपनी ज़बानों को लेकर इतना एहसास कमतरी का शिकार क्यों हैं? देखो, सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 15-18 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ और पंजाबी का प्रसार जड़ा है वो दुनिया भर में होगा। बिल्कुल ठीक है, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। और अहमद रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि ये कल्चर है, एक रिच कल्चर है हमारे पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर। ऑन एवरेज हर घर में पंजाबी बोली जाती है और स्पेशली आपने जब अपनी एक्सप्रेसिव होते हैं और फीलिंग्स का इजहार करना होता है तो होता यही है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्रेसिव होते हैं। आप जितना भी इंग्लिश के 4 लफ्ज़ बोल लें, आपने एक्सप्रेसिव होना है तो आप अपनी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो शायद पंजाबी बोल के ही हम पंजाबियों को आती है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं, बेसिकली मैं जानना चाहूँगी कि ये इसका थॉट क्या है। और फिर इतनी खूबसूरत शायरी पंजाबी में होती है, बाबा बुल्ले शाह है, वारिस शाह है, ऐसे ऐसे शायर हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸਿਕ ਅਦਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਈਵਨ ਕਿ PhD ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਿਚ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਾਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਐਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਨਾਲੇਜ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਖਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ UK ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਤਾਇਰ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਨ ਮਹਿਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦਾ ਵਧਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾयद वो कहते हैं कि पंजाबी कल्चर पंजाबी है। ज़बान सो जो पंजाब है पूरा वो इसी पंजाब वजह है, से उसके बिल्कुल अंदर ठीक है। जी। यही बात है कि हाँ हाँ आइडियलाइज चले जाता है कि शायद बदतमीज़ी जो है वही पंजाबी में एक्सप्रेसिव है, या फिर जो गरीब लोग हैं वही पंजाबी बोल सकते हैं। मैं सुरिंदर साहब भाजी मैं तुहाडे नाल गल करना चाहांगी। मैं चाहांगी कि जिस तरह सी विरसे की गल कर रहे हैं कि पंजाबी रिच एंड कल्चर है, तो कोई शेर जो तुहानू पसंद होए पंजाबी विच साडी ऑडियंस वास्ते तुसी कुछ कहना चाहो, कोई गुनगुनाना चाहो, कोई शेर सुनाना चाहो? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਦਿਓ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰਤੂ ਸੱਚਾ ਹੋ। ਬੁੱਲਾ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰਤੂ ਸੱਚਾ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਰੋਲਾ ਕੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮ ਨਾ ਆਇਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਬੇਫੈਜ਼ੇ ਸੰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯਾਰ ਅਕੇਲੇ। मतलब पूरी लाइन इन्हों की ऐसी कि सर अपनी जात एक बहुत बड़ा दरिया समंदर इन्होंने कैद किया। सुरिंदर साहब मुस्कुरा रहे ने, मैं चाहांगी कि सुरिंदर साहब को भी असी कुछ मजीद सुनिए। तो सुरिंदर साहब तुसी दसो तो जेडे बाकी सारे मेहमान जेडे सारे सिख भैन भरा आ रहे हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वास्ते, तो पंजाब नूं विजिट भी करोगे, किहड़ियां जगह जाओगे जेडे तुसी वेखना चाहते हो लाहौर के अंदर, तो किहड़े खाने खाना चाहोगे? देखो जी, मेरी ये 4थी विजिट है पाकिस्तान की। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੌਫ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ दुम्बा कढ़ाई ते गए सी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। और ऐसा खाना मैं कदे नहीं खाता। दूजी गल कहना चाहांगा कि इत्थे पंजाबियां दा इत्थों दे भाईचारे दा इन्ना प्यार है कि कई जगह असी विचरे हैं, गए हैं, सानू पता ही नहीं लगा कि साडे खाने दे पैसे कौन दे गया है। ये चीज़ां जिहड़ियां है पंजाबी दे अंदर वसियां होईयां हन, और हर पंजाबी जिहड़ा है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਜੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਾਡਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ PNN ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੁਖਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੁਖਨ ਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੂ, ਸੁਖਨ ਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੂ, ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਫੁੱਲ ਬੱਧੇ ਹੋਵਣ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੂ। ਵਾਹ! ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਸ ਹੀ ਬਾਸ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬਦਬਖਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਚ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत। अहमद रजा साहब हमारे साथ ही रहेगा। मैं सुरिंदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैं लास्टली एनी मैसेज फॉर ऑल पाकिस्तानी? पंजाबी में बोले आप, क्या एकदम उर्दू में आ गए? मतलब पंजाबी में बात सरदार साहब कोई ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ बुरी पंजाबी नहीं है आपकी। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਪਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਜਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ जी। बहुत खूबसूरत, बहुत वधिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद से थोड़ा भी बहुत शुक्रिया। और अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि इंटरनेशनल ये पंजाबी कॉन्फ्रेंस जो है अलहमरा में मुनक्किद करवा रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और यही बात है कि आई थिंक नेवरदलेस हमारी सोसाइटी के अंदर इर्द गिर्द पंजाबी बोली जाती है। हाँ, द वे यू स्पीक वो डिपेंड करता है कि आप छोटे बच्चों को जो है वो उर्दू पे डालते हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग जब पंजाबी में बात कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि एक्सप्रेसिव आप हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज में होते हैं, जो आप बोलते आते हैं, जो सीखते आपके आते हैं। इमोशंस की स्टिमुलेशन आपकी नेटिव लैंग्वेज में होती है ना, वो किसी दूसरी जबान में और हो नहीं जितना सकती गाली है। देने में और पंजाबी ये में मजा इतना जितनी गाली का लड़ाई मतलब पंजाबी जबान- में मजा आता है। वो जो दिल को तस्कीन होती मैं है। कहती हूँ आप कभी मोहल्ले में जाएं पंजाब के और दो औरतों को लड़ते देखें, मज़ा आ जाता है। किसी भी मूवी से बेहतर होती है वो जो पंजाबी में लड़ाई हो रही होती है ना, मज़ा आ जाता है। तो इसी मजे के साथ ब्रेक लेते हैं। वो तमाम वालिदैन जो कि परेशान हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बोलते कम हैं या बहुत लेट बोलना शुरू लुगनत होते आती है हैं, उनकी। या उनके जो है वो हिचकिचाहट है, थत्थेपन का शिकार हैं वो, और रुक रुक के बोलते हैं। अच्छा, बड़ा मसला होता है हकलाने हकलाहट का। होती हकला, है, हाँ, आप लुगनत स्कूल होती में है। जाते हैं ना जब, तो छोटे बच्चे एक तो वो बात नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस शेक होता है, पूरी पर्सनालिटी पे उसका अफेक्ट आता है। इतने ज़्यादा पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और प्लस जिनको स्ट्रोक पेशेंट होते हैं, जिनको फॉलेज हुआ होता है, उनका भी ऐसा होता है कि स्पीच अच्छा, थेरेपी मुझे की लगता है ज़रूरत कि होती है। आजकल बच्चे जरा जो देर से बोलना शुरू करते हैं या हाँ। उनकी जबान में लुगनत है या ज्यादा जल्दी नहीं बोलना शुरू करते हैं। पहले गैजेट्स नहीं थे ना, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो पेरेंट्स बात करते थे बच्चों से, कम्युनिकेट करते थे और Communicate बच्चे करते बोलना शुरू होते थे। आजकल बच्चों को बस टैब पकड़ा दिए जाते हैं हाथ में या मोबाइल फोन दे दिए जाते हैं, तो उससे भी बच्चे ज़रा ताखीर से बोलना शुरू करते हैं और उसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर स्पीच थेरेपी होती है। तो ये वो सारे मसाइल हैं आज, क्यों बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं और कैसे बच्चों को जल्दी स्पीच थेरेपी के बगैर ही आप बुलवाया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फतीहा अशरफ मौजूद हैं। फतीहा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फतीहा, बताइएगा क्या कहेंगी आपके, वजह क्या है? आजकल हर घर में ये मसला है कि पेरेंट्स अक्सर ये गिला करते नजर आते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, ये स्पीच थेरेपी की जानिब फिर जाते हैं। वजह क्या है, क्यों बच्चों में लुगनत और ये हकलाहट है आजकल बोलने में? अच्छा, अगर इसके कॉजेज़ पर बात करें तो इसके बेसिकली 3 कॉजेज़ हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले आता है, अगर बच्चे को हेयरिंग का कोई मसला है तब भी बच्चा जो है वो डिले स्पीच में या उसकी ज़ुबान में लुकनत आ जाती है। सेकंड में देखा जाता है उसके इन्वायरमेंटल कॉजेज़। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में ऑटिज़म डेवलप हो रहा है, वो डिले स्पीच में जा रहे हैं, उनमें जो है वो स्टैमरिंग का इशू डेवलप हो रहा है। अगर आप एक लंबे टाइम के लिए स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं या आप बैंकर्स हैं तो आपकी ज़ुबान में भी लुकनत आ जाती है। थर्ड जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है, अगर आपको सोशल एंजाइटी है या लो सेल्फ एस्टीम में है तब भी जो है वो आप में स्टैमरिंग हो जाती है, और ये किसी भी एज में डेवलप हो जाती है। जीन्स के रिलेटेड भी होती है। अगर मदर और फादर या किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी पर्सन को स्टैमरिंग का इशू है तो नेक्स्ट पर्सन को भी जो है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा फतिहा, ये बताइएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है? जो स्कूल गोइंग किड है या अभी जिसने बोलना शुरू करना है, लड़के अमूमन ऐसा देखने में आया है
कि वो लेट बोलना शुरू करते हैं, लड़कियां जल्दी बोलना शुरू करते हैं। ऐसा होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पूरी फैमिली की अटेंशन बच्चे की तरफ होती है। वो तो बच्चे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि बच्चा शुरू में तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अटेंशन देते हैं, तो उसमें तो मोबाइल को कसूरवार कह भी नहीं सकते। वो तो आगे जाके जब बच्चा टांगे लगती है, तंग करना शुरू करता है, और उसके बाद जाके ऐसा होता है कि उसको बिठा देते हैं किसी जगह पे मोबाइल पकड़ा के। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर किसी को ये हिचकिचाहट और लुकनत का मसला आ रहा है, तो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंडेशंस देते हैं? क्या ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अभी से पेरेंट्स को करवानी चाहिए हैं, और जिनकी ज़बान क्लियर नहीं है, जैसे सीन शीन का मसला आता है, एस का मसला आता है, इस तरह से बहुत से वर्ड्स हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते। हकलाना भी एक फैक्टर है, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रोनाउंसिएशन लाइक तोतलापन, उसमें बच्चे के साउंड पे काम किया जाता है। समटाइम बच्चा सिर्फ किसी वर्ड, किसी साउंड पे इशू होता है, लेकिन समटाइम उसकी पूरी जो है अलिफ बे या एबीसी पूरी ख़राब होती है, तो फिर सारे साउंड पे काम करते हैं। और डिले स्पीच की बात आए तो आजकल जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, पहले बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करने वाले ज़्यादा लोग थे, अब सिंगल पेरेंट्स हैं। मदर और फादर अगर दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों के साथ बातचीत करने वाला कोई भी नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे डिले स्पीच में चले जाते हैं। जब बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में होता है तभी उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। मदर आती हैं, उनसे मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप बच्चे को फ़ोन क्यों देती हैं? तो वो कहती हैं कि अगर इसको फ़ोन ना दें तो क्या करें? फ़ोन इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, वो यहाँ से एक्टिविटी सीखे। ये गलत बात है। 5 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन ना दें। फिर जब कहा जाता है कि कम करवाएं तब भी नहीं करती। तब भी ग्रेजुअली जो है उनका मोबाइल फ़ोन कम हो, तब भी बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ बहुत डेवलप होते मोबाइल फ़ोन की वजह से। और बच्चा जो है फिर इसी से बच्चा सीखता है, डिफरेंट वीडियोज़ देखता है। जब वो वीडियोज़ देखता है तब वो हकलाना शुरू कर देता है। वीडियोज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई वीडियोज़ जो है जैसे आजकल शॉर्ट्स हैं, एक बच्चा पिछले दिनों आया तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसकी एज जो है 4 साल हुई तो वो हकलाना शुरू कर दिया। रूट कॉजेज़ में मुझे यही पता लगा, बच्चे ने कोई डायनासोर वाली वीडियो देखी थी जो उसके माइंड में स्टक होगी और बच्चे ने उसी ज़ुबान में बोलना स्टार्ट कर दिया। अब ज़ाहिर है इतने छोटे बच्चों को तो आप इस समझ बूझ नहीं होती ना, वो जो देखेगा या जो अपने इर्द गिर्द होता देखेगा वो उसी को रिपीट करना शुरू कर देगा। पर फतिया, वो बच्चे जो कि इस तरह से अब मैं इसको मर्ज कहूँ या इस ज़हनी उलझन की वजह से जो बोल नहीं पाते, डिसऑर्डर है ये। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, और एक तो आपने कहा कि मोबाइल ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें ताकि वो बोलना स्टार्ट करें। लेकिन नेचुरली भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ज़बान जो है वो हकलाहट, तो क्या वो बाद में जाके अर्ली जब आगे लाइफ में बढ़ेंगे आगे तो फिर जाके क्या रिकवर हो जाती है? अच्छा, जितने भी ये साइकोलॉजिकल इशू हैं, ये स्पीच के रिलेटेड इशू हैं, इन्हें पेशेंट्स को यही कहा जाता है, इस चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है। बीइंग अ नेशन हम यही चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई मेडिसिन मिल जाए, सुबह खा लें, दोपहर खा लें। इसमें पेशेंट्स को यही कहा जाता है आपकी विल पावर है, आप खुद को कितना टाइम देते हो। और बच्चों की बात की जाए तो पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि बच्चे कितनी देर में ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए यही है कि उनकी असेसमेंट की जाती है और थेरेपी के बाद बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करते हैं और कितनी जल्दी कवर अप होते हैं, उसका IQ क्या है। IQ के बाद देखते हैं कि बच्चा इतना टाइम लगाएगा। और एडल्ट की बात की जाए तो उन्हें यही कहा जाता है कि आप अपने आप को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी विल पावर कितनी है। एक बहुत ही फेमस एक्टर है जैसे ऋतिक रोशन, उनको स्वेयर लेवल की स्टैम्परिंग थी, लेकिन उनके बातचीत के स्टाइल से कभी लगता नहीं है कि उनको कोई हकलाहट थी या उनकी ज़ुबान में लुकनत थी। ये क्योरेबल है, लेकिन आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन स्ट्रेटजीज को कोप अप करते हैं। ठीक। अच्छा फतिहा, ये बताइएगा कि फिर जो पेरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे के बड़े बहन भाई हैं, तो कैसे उस बच्चे की ये लुकनत जल्दी ख़त्म की जा सकती है? वैसे तो कुछ इशूज आपके नेटिव होते हैं ना, कि जो भी आपका नेटिव सिटी होता है, जिस तरह आप लाहौर के रहने वाले हैं, अक्सरियत वो अभी तक लाहौर को लाहौर पढ़ते हैं। रे अड़े का मसला होता है, सीन शीन का होता है, लिंग्विस्टिक साउंड्स का इश्यूज होता है। लेकिन ये बताइएगा बच्चों को कैसे, अगर जो बच्चा घर में लेट बोल रहा है या देख लें कि उसकी एज हो चुकी है, वो खामोश रहता है, इशारों में बात करता है, तो पेरेंट्स को, घर वालों को किस तरीके से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए?
जैसे कि आपने कहा इशारों में बात करता है, तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपने इसके इशारों पे रिस्पॉन्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप उनके इशारों पे रिस्पॉन्स करेंगे तो बच्चे को बोलने की क्या ज़रूरत है। उसकी साइन लैंग्वेज पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। इसमें सबसे ज़्यादा मदर की एफर्ट है। बच्चे जो है वो सेशन के लिए 40 मिनट्स आते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम मदर के साथ करना है। मदर को जो है वो ज़्यादा गाइड किया जाता है। इसमें मदर और फादर की काउंसलिंग की जाती है कि बेसिकली आपने बच्चे को कैसे लेके चलना है, क्योंकि अगर बच्चे के साथ जो भी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो रही हैं वो क्लिनिक पे तो ठीक है, लेकिन घर जाकर उसकी वही रूटीन है, मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा है, उसकी डाइट भी अनहेल्दी है, तो वो कैसे ठीक होगा। तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपको बच्चे का लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कम से कम बच्चा एक वर्ड जो है वो 10 से 20 बार सुने। बच्चा जितनी ज़्यादा बार सुनेगा उतनी जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगा। उसको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें, ना टैब्स दें, कुछ भी नहीं, उसको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। अच्छा, होता ये है कि वो रोते रहते हैं, बोलते हैं नहीं, फिर भी मामा तक या मामा बोलते हैं, रो रो के बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन बोलना नहीं शुरू बचपन करते। में आप सही बोलती थी, आपको भी लुगनत थी थोड़ी? अक्सर बच्चों को होता है, मुझे थी जैसे थोड़ी सी। अच्छा, अभी भी है। अभी भी असर बाकी है। हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं, अगर उनमें लुकनत हो तो फिर उसका क्या किया जाए? फतिया? बेसिकली एक थी, पता नहीं कौन सी प्रोफेशनल से, उसको मतलब सोशल एंजाइटी थी। लाइक जब वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती थी या प्रेजेंटेशंस के लिए जाती थी या किसी अन पर्सन से मिलती थी तो वो बात नहीं कर सकती थी। और इसमें सोशल एंजाइटी में बिहाइंड द रीज़न ये होती है कि वो अपने नाम नहीं बता सकते थे। कि मुझे कहती थी कि मैडम जब मुझसे कोई मेरा नाम पूछता है तो मैं नाम नहीं बता सकती। तो इसकी वजह ये है कि सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी के पीछे आपका लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इस्टीम और बहुत सी वजह आ जाती है। आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये चीज़ भी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट में रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप में स्ट्रेस है, तो आप में लुकनत आ जाती है। अच्छा फतिहा, ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। एज अ स्पीच थेरेपिस्ट कोई ऐसी कंप्लेन लेकर भी आता है आपके पास कि हमारे बच्चे बहुत ही बोलते हैं? वो एंकर होंगे। जी होता है। अच्छा, तो फिर क्या जी है? होता है, ऐसा भी कभी ऐसा होता है तो फिर क्या? वो कहा जाता है ना, जो बचपन में ज्यादा बच्चा बोले तो कहते हैं बड़ा होके एंकर एंकर बनेगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो क्या आप उन्हें क्या रिकमेंडेशंस देते हैं ऐसे पेरेंट्स को? कभी कभार एक पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चा जो है जब बोला बिल्कुल नहीं बोलता है, तो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा इतना बोलता है कि बस सारा दिन चुप होने का नाम नहीं लेता। इसके लिए कुछ बताएं। तो फिर इसके लिए मैंने उनको कोई एक्टिविटीज़ बताई थी कि आप इसको घर के कामों में, इसको हेल्दी, इसकी जो एक्टिविटी है, जो इसका IQ लेवल है, उसको एक अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से नहीं तो सिंपल उससे बात करना छोड़ दो। ये भी एक अजीब ऑप्शन है जो बच्चे से बात करना। जिस तरह आपने कहा कि जो कम बोलता है उसके साथ रिस्पॉन्स ज़्यादा किया जाए, उसको इशारों में उसका जवाब ना दिया जाए। तो इसी तरह जो बच्चा ज़्यादा बोलता है, फर्ज करें आप ज़्यादा बोलती हैं या कोई भी बोलता है ज़्यादा, तो उसको रिस्पॉन्ड करना अगर छोड़ दें तो वो तो खुद ब खुद कम बोलना शुरू कर देगा। फतिहा? नहीं, उसकी एनर्जी को जो है प्रोडक्टिव तरीके से करे। इसके अलावा भी स्पीच में बच्चे की असेसमेंट के अलावा उसकी वॉइस क्वालिटी भी देखी जाती है। बाज़ का जो मेल हैं उनकी आवाज़ फीमेल की तरह बारीक हो जाती है और फीमेल की जो है उनकी मेल की तरह मोटी हो जाती है। इसकी भी असेसमेंट की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्पीच में आती हैं। फिर तमाम डायग्नोसिस और असेसमेंट के बाद देखा जाता है कि इनका ट्रीटमेंट प्लान कितनी देर चलता है। और फतिहा, ये भी बताइएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उनकी ज़बान नीचे से थोड़ा, डॉक्टर जो हैं वो उसको कट लगाते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ जी। हाँ, तो वो उसको, कंधवा। हाँ, तो वो उसको उससे भी कहते हैं कि बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। क्या मेडिकल टर्म में ये ठीक है, ऐसा होता है? ये नेचुरली भी कुछ बच्चे इसकी वजह से नहीं बोल पाते? होता है ऐसा भी, लेकिन ये अर्ली स्टेजेस में डेवलपमेंट हो जाती है। डायग्नोसिस इसका पता लग जाता है। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो सबसे पहले तो आते ही नहीं, इंतज़ार करते हैं कि हम वेट करते हैं इसके फादर भी लेट बोले तो मे भी बच्चा भी जो है वो बोलना स्टार्ट कर दे। इसकी मदर भी लेट बोली थी तो बच्चा बोलना स्टार्ट करते। पेरेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली स्टेजेस में आते ही नहीं हैं। जब आते हैं तो उनको रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि बस आ जाए हैं तो बस बच्चे को ठीक कर दे, कुछ भी कर दे, बच्चे को ठीक कर दे। तो उनकी काउंसलिंग की जाती है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, इसको मेडिकली तौर पर कोई इशू नहीं है, इसको तंदुआ नहीं है, इसको न्यूरो के रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ग्रेजुअली प्रोसेस होता है। अच्छा, ये बताइए कि कितने टाइम तक काउंसलिंग, मतलब नॉर्मल एज क्या है? अगर बच्चा क्या 3 साल तक नहीं बोलता, 2 साल तक नहीं बोलना शुरू करता, कब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास आना चाहिए?
आजकल तो पेरेंट्स को काफ़ी मदर को खुद भी मतलब अवेयरनेस हो गई है, वो मतलब अर्ली स्टेजेस पे ही ले आती हैं। लेकिन समटाइम्स जो मदर है, बच्चा 5 साल का भी हो गया है, 6 साल का भी हो गया है, लेकिन स्टिल वेट कर रहा है। एक एंकर की आपको बताती हूँ, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, वो भी आया तो उसका मतलब वो कह रहा था कि मेरी वॉइस क्वालिटी ख़राब है, जब भी मैं बोलता हूँ मेरी वॉइस फट जाती है। जब इसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भेजा गया तो उसको स्वेयर हुए हेयरिंग लॉस था। तो बाद में पता चला कि उसने अपने एज के इतने साल ऐसे ही गुजार दिए। अगर पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप इसकी हेयरिंग टेस्ट करवा लें, अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। अगर बच्चे को हेयरिंग का कोई इश्यू नहीं है तो इट्स मीन उसके बोलने में फिर वो डिले स्पीच में फिर उसकी थेरेपीज ही चलेगी। इसलिए अगर बच्चा 3 साल का है, वो बोल नहीं रहा, तो पेरेंट्स को चाहिए कोई एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें। अच्छा, फिर एक ये तो हमने लुगनत की बात की ना, फतीहा के जिनकी ज़बान में लुगनत है उनकी कैसे उनको जल्दी बुलवाया जा सकता है। अच्छा, कोई वॉइस क्वालिटी भी चेंज हो सकती है? कुछ लोगों की आवाज़ इतनी समाज शिकन होती है, पता नहीं बारीक होती क्या, कि अगर वो अपनी टोन चेंज करना चाहें कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन है कि जिनकी एक नेचुरल वॉइस है, कोई अगर वो अपनी पिच को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं? वॉइस क्वालिटी पे अगर बात करें, जैसे कि सम फीमेल्स की आवाज़ हो जाती है भारी हो जाती है और मेल की आवाज़ बारीक हो जाती है, तो इसकी असेसमेंट भी होती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज का कहा जाता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनके वोकल कोड्स देखे जाते हैं। अगर आपके वोकल कोड्स बहुत ज़्यादा स्वेल हैं या बहुत ज़्यादा हार्श हैं, तो आपकी आवाज़ जो है फिर उसके लिए ENT के पास रिकमेंड किया जाता है कि इनके वोकल कोड्स पे काम किया जाए, और साथ साथ थेरेपीज चलती हैं, ये चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये चेंज हो जाती है। अच्छा, वैसे हम बच्चों के तो स्पीच थेरेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, यूजुअली होता है कि वो भी स्पीच उनकी चली जाती है, तो उसकी क्या एक्सरसाइज होती हैं, या वो कब तक रिकवर कर सकते हैं, वो कब से बोलना शुरू कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड तक उनकी ये थेरेपी सेशन चलता है? और कोई होममेड या घर में जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनके लिए कुछ रिकमेंड करना चाहें आप? सबसे पहले तो जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी सीवियर केसेस में होते हैं, क्योंकि उनका डायग्नोसिस हमेशा सीवियर में होता है, और इन पेशेंट्स के पास ना बस सडन रिस्पॉन्स आते हैं कि बस हमें जल्दी से जो है वो बस हमारी थेरेपी स्टार्ट हो, हम बोलना शुरू कर दें। 2-3 पेशेंट्स तो आए, तो एक तो आया तो उससे मैंने मतलब उसने 3 से 4 सेशन लिए, बाद में उसकी ठीक भी होने लग गया। लेकिन उसने कहा कि मुझे ना शायद थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, मैं ना बोलूँ तो ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, पेशेंट की विल पावर होती है। इस चीज़ की कोई भी मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दूँ कि आपने सुबह शाम ये खानी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ थेरेपी के ज़रिए ही है। थेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज करवाई जाती है, स्ट्रेटजीज़ दी जाती हैं जिससे पेशेंट ने बार-बार रिपीट करना है। घर वालों को कहा जाता है कि आप पेशेंट्स की हेल्प करें, लेकिन अगर वो खुद ही तैयार नहीं है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस आती है। आपको कुछ भी है, बच्चा डिले स्पीच में, आपको स्टैमरिंग है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस आती है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करें कि बच्चों को क्या है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही कहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फतीहा। और ये चीज़ अच्छी है, पेरेंट्स को देखना चाहिए है और मुझे ऑब्ज़र्व करना चाहिए है। अगर 2 साल के बाद आपका बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बोलना शुरू नहीं हुआ है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ वो नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अभी एक डेटा हम आपसे शेयर करेंगे जो ये बताता है कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, और ज़्यादातर रेशो, जैसे हमने गूगल का डेटा आपसे शेयर किया था कि गूगल में जो अपनी रिसर्च डेटा शेयर किया था, उसमें ये था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टॉप सर्च की गई है वो ये है कि कनाडा इमिग्रेट कैसे हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, बढ़ती हुई महंगाई है, लाइफ आपकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर आपकी सेहत के मसले उसी तरह मौजूद है, तो लोग पाकिस्तान से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से जाने वालों की सिर्फ साल 2023 ये रवा बरस का जो डेटा है वो ये है कि 8 लाख पाकिस्तानी सिर्फ 2023 में बैरून मुल्क गए हैं। वापस आए हैं, नहीं आए हैं, ये तो इनमें वापस कोई आया भी है कि सारे बस गए हैं? जो मुझे लगता है कि कुछ चले गए होंगे, कुछ मैन पावर में गए होंगे, कुछ स्किल्ड पावर, क्योंकि बाहर लेबर क्लास बहुत ज़्यादा हमारी बाहर गई है, स्किल्ड पावर वहाँ पर ज़रूरत है, हर किसी को वहाँ पर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। स्किल्ड लेबर की यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं है, आपके यहाँ पर सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं है।
तो इसलिए लोग बाहर जाने को प्रेफर करते हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आई, क्या वाकई में एक साल में 8 लाख लोग गए हैं? इतनी फ्लाइट्स यहाँ से उठती हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। सिर्फ आप PIA के जहाज़ों को ना मिलाएं, बैरूने जो इंटरनेशनल प्लेन्स हैं वो भी तो आते हैं ना। और तो बहुत से लोग, मतलब आप देखें, मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा गए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिनको वीज़ा मिल गया है वो चले गए हैं। आई मीन हर किसी की सराउंडिंग में आपको पता चलेगा सब जा सेमिनार में रहे हैं। शिरकत का मौका मिला तो वहाँ पे जो किसी ने पूछा वहाँ के पार्टिसिपेंट से कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने या रोजगार के हुजूर के लिए, तो ऑलमोस्ट सिवाय एक आधे के सबने ही अपने हाथ खड़े किए। तो ये हकीकत है कि इस वक्त पासपोर्ट पे आप देखेंगे लाइंस लगी हुई हैं, 20,000 रुपए में एक पासपोर्ट बन रहा है। राइट। इतनी तवील फहरिस्त है पाकिस्तान से अभी बाहर जो जाने डेटा वालों है की। ना, इमिग्रेशन डेटा, वो ये बताता है कि पाकिस्तान में 2023 में 8 लाख से ज़ायद वर्कर्स में से 50% जो गए हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है, और जिनकी तादाद है जी 4,57,000। दूसरे नंबर पर है KP के, वहाँ पर है 2,25,000। तीसरे नंबर पर सिंध है 67,000 के साथ, और बलूचिस्तान से सिर्फ 8,000 लोग गए हैं, जबकि इस्लामाबाद से 10,000 वर्कर्स गए हैं। और ये सब 2023 का डेटा है। ये लाख लोग इतने 8 वर्कर्स। लाख लोग जो हैं मुल्क से बाहर गए हैं। चलें जी, अब हमें भी जाना है, हमें भी इजाज़त है। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।